आज हम यहाँ शिवपुरी के गांधी आश्रम में हैं और एक साल बाद जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसके बारे में यहाँ कांग्रेस और भाजपा के नेताओं से बात के साथ जो शिवपुरी के प्रमुख नागरिक हैं और समाज सेवा और अन्य दायित्वों से जुड़े हुए हैं उनसे भी बात करेंगे कि आखिर शिवपुरी में ऐसा क्या हो कि जिससे लोगों को काम धंधा मिले, यहाँ की जो अधूरी योजनाएं हैं वो पूरी हों और शिवपुरी में लोग रहते हुए एक सुरुचिपूर्ण वातावरण का अनुभव करें। तो मैं सबसे पहले श्री प्रकाश जी जो जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनसे बात करूंगा कि वो क्या अनुभव करते हैं शिवपुरी के विकास को लेके और उसके समाधान को लेके। श्री प्रकाश जी। विकास के लिए तो शिवपुरी तरस रही है पिछले अनेक वर्षों से। वजह यह है कि यहाँ जो पत्थर की खदानें थीं जी वो लगभग सभी बंद हैं। इसके अलावा जो खेती का एक व्यवसाय था वो मौसम की मार से तो प्रभावित हुआ ही है। इसके अलावा उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता। उदाहरण के तौर पर इस बार बम्पर फसल हुई है लहसुन की, 1 रुपये किलो बिक रहा है और दिल्ली में 200 रुपये है, बम्बई में 200 रुपये है। तो किसानों के लिए अपना माल खपाने के लिए मूंगफली का उत्पादन बहुत होता था, यहाँ खत्म, कद्दू का बहुत होता था, प्याज तो आधे हिंदुस्तान में लेकिन लोग कहते हैं टमाटर में किसान बड़ा पैसा कमा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। सभी नहीं कमा रहे हैं, ये बिचौलिए ज़्यादा कमाते हैं। टमाटर की क्रेट खेत से उठा के ले जाते हैं, नेपाल तक जा रही है, गोरखपुर तक जा रही है और उत्तर प्रदेश की बड़ी बड़ी मंडियों में जाता है ये माल। लेकिन किसान को मिलता क्या? लागत मूल्य तो देखिए ना, जितनी भी दवा है, चाहे कोरोमंडल की हो चाहे सिजेंटा की हो, एक 5-5, 6-6 गुनी कीमत है। इसका बीज का भाव देखिए, किसान को वो नहीं मिल रहा। किसान को तो ये दिखता है लोगों को कि जब उनका उत्पादन बिक रहा है, साहब बहुत अच्छी फसल हुई है, बहुत मिल रहा है, उससे तो पूछो उसका व्यय कितना है, लागत मूल्य कितना है। तो इस तरह की अनेक परेशानियां हैं कि लोगों को रोजगार और महंगाई से निजात मिले तो समाधान संभव है आपके प्रश्न का। कांग्रेस अध्यक्ष जी ने कहा कि जो खेती है वो एकदम देखने में तो लगती है कि बड़ी उम्दा है और जो किसान को इकट्ठा 100 कुंटल, 50 कुंटल, 25 कुंटल अनाज बेचने में, फसल बेचने में एक साथ जो पैसा आता है तो वो तो दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में यदि पूछा जाए तो वो पैसा उसका जो उत्पादन में बड़ी लागत में बहुत खर्च हो जाता है और अंततः उस पर कुछ बचता नहीं है। धैर्यवर्धन जी, आप पार्टी के भाजपा के प्रवक्ता भी हैं और आपका इस समय यहाँ शासन भी है, तो आप कैसे देखते हैं कि जनता को राहत मिले? पूरी तरह से नकारात्मक सोच दिमाग में अगर रहेगी तो ये उचित नहीं है। देखिए, हम सब भली भांति जानते हैं किसानों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है, ग्रामीण लोगों के जो लाइफ स्टाइल है उसमें भी बहुत पॉजिटिव चेंजेज आए हैं। तो इससे यह तो सिद्ध हो ही रहा है कि आर्थिक स्थिति में इम्प्रूवमेंट हुआ है, कृषि आधारित जो काम धंधे हैं वो बेहतर हुए हैं। ये अलग बात है कि प्रकृति की मार वो अन्नदाता को हमेशा से झेलनी पड़ती है, वो किसी वैज्ञानिक के, किसी व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं होती है। तो प्रकृति के कोप भजन पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, उसे तो परमात्मा से प्रार्थना मात्र ही मैं कर सकता हूँ कि अन्नदाता को, किसान भाइयों को लेकिन केंद्र और प्रदेश सरकार, खासतौर से मुख्यमंत्री जी लगातार कहते रहे हैं कि हम किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, लेकिन लगभग 20 साल से प्रदेश में भाजपा की सरकार है। 18 साल से तो शिवराज जी ही मुख्यमंत्री हैं, फिर भी आय किसानों की दुगनी हुई हो, ऐसा कहीं देखने में नहीं आता। क्या कहेंगे आप? नहीं, ये जादुई शब्द नहीं है कि केवल कह देने से दोगुनी आय हो जाएगी। उसके लिए कुछ प्रयास किए जाते हैं ताकि जो आय है उससे 10%, 20%, 30% का उत्तर प्रोग्रेस उसमें मिले और धीरे धीरे वो दोगुनी तक पहुंच जाए। उसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने बड़े जतन किए। देखिए, हम भली भांति जानते हैं कि एक समय वो भी था कि जब बिजली के नाम पर रत जगह किसानों को करना पड़ता था। दिन में तो बिजली के दर्शन होते नहीं थे, बाप बेटे खेत पर ही कड़कड़ाती ठंड में पड़े रहते थे कि कब बिजली आएगी तब पानी दे पाएंगे। बड़ी तादाद में डीजल को खपाना पड़ता था। पर आज बिजली की उपलब्धता बढ़ी है, लोग आसानी से फसलों की सिंचाई कर पा रहे हैं, सिंचाई का रकबा बढ़ा है, तालाब नए नए खोदे जा रहे हैं, बड़े बांध बनाए जा रहे हैं, नहरीकरण हुआ है। तो अनेक ऐसे उपाय सरकार ने किए हैं। बहुत सुंदर। लेकिन जब हम बांधों के बारे में यदि कहें तो सारे बांध जो हैं वो कांग्रेस के कार्यकाल के समय के थे और दिग्विजय सिंह जी जब परास्त हुए राजनीति में और उमा भारती जो शिवराज जी आए तो उनको वो तैयार मिल गया, इसलिए सिंचाई के लिए पानी और बिजली के लिए पानी मिल गया। लेकिन भाजपा का ये संयोग बन गया कि उसको श्रेय मिल गया। राजकुमार जी, आप इन मुद्दों को
चुनाव में कैसे देखते हैं? 1 साल बाद चुनाव होने वाला है, विधानसभा चुनाव, तो इन मुद्दों का क्या असर होगा चुनाव पर, मतदाता पर? मतदाता पे इस समय सबसे ज़्यादा महंगाई और बेरोजगारी जो दो मुख्य मुद्दे हैं। और बीजेपी की चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, मोदी जी ने भी कोई भी परियोजना जैसे अभी IAS वो विक्रांत उनका वो किया, वो हाँ उसका भी 12-13 साल पहले वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। उस प्रकार की सारी योजनाएं मनमोहन सिंह जी के समय की थी, बड़ी बड़ी योजनाएं होती। स्थानीय मुद्दे जो अभी बताए, स्थानीय मुद्दे, उनका असर मतदाता पर क्या पड़ सकता है? यहाँ पे जितनी भी विकास की योजनाएं आती हैं, योजना दूसरा कोई यहाँ घुस नहीं सकता है। एक यहाँ मंत्री जी हैं, उनका दबदबा है, कार्य कोई होता नहीं है, सारी योजना भ्रष्टाचार को समर्पित हो जाती हैं। चलिए, आपने कहा कि यहाँ सुचारू रूप से काम नहीं चलता और जो भी बड़ी योजनाएं आती हैं वो दिखती तो हैं इतने करोड़ की योजना है, लेकिन वास्तव में वो परिणाम में नहीं बदल पाती, इसलिए जनता जो है ठगी सी महसूस करती है। आप विष्णु जी क्या कहना चाहेंगे? आप समाज सेवी भी हैं, आपने कई मरतबा रक्त का दान किया है, तो आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं कि आखिर क्यों सीपरी की योजनाएं भ्रष्टाचार की गर्त में चली जाती हैं? आदरणीय, एक मैं निवेदन करना चाहूँगा प्रमोद जी और सभी मेरे साथियों से कि यहाँ योजनाएं चाहे वो कांग्रेस का समय हो चाहे बीजेपी का समय हो, सारी अच्छी बनती हैं, और जो फॉलो होना चाहिए। अब जैसे मान लो सड़क निर्माण का ही है एक उदाहरण के तौर पे, कि साहब वो झांसी रोड की सड़क 7 साल से खुदी पड़ी है, लोग गिर रहे हैं, गड्ढे हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, तो इस पर एक कमेटी गठित करनी चाहिए। उस कमेटी का काम यह है कि उसको ठेकेदार को वो बात करें, जब तक वो कमेटी पास ना कर दे अपने बिलों को, ये काम हुआ है, जब तक उसका पेमेंट ना करें तब कोई बात बन सकती है। अब ये कागजों भी चलती रहे, उन्हें साहब गड्ढे हो गए। चलिए, लेकिन कमेटियां गठन होने से कोई अपने देश में निष्कर्ष नहीं निकलता। अंततः वो एक नई प्रावधान की अब नए सिरे से इनको शुरू करें और इसमें फिर पैसे की बात आती है। आप यादव जी बड़े अनुभवी नेता हैं और आपका 50 साल से ज़्यादा का जीवन राजनीति में गुजर गया, तो आपने शिवपुरी को बहुत गंभीरता से देखा है, किसानी भी आपने की है, वकालत भी आपने की है और नेतागिरी भी की है, तो आप शिवपुरी का भविष्य क्या देखते हैं? कि शिवपुरी की जनता ही अपने नगर से प्रसन्न नहीं है, क्या देखते हैं आप भविष्य के, इसका भविष्य कैसे सुधरे? देखो, शिवपुरी का जहाँ तक शहर की बात है, तो शहर में जो है अभी भी कई ज्वलंत समस्या है, और सबसे बड़ी समस्या है सफाई की। सुअरों के कई जगह आपको सुअर देखने को मिलेंगे बड़ी तादाद में, और उनसे बीमारियां फैलने का डर हमेशा बना रहा है। प्रयास किए गए हैं पहले, लेकिन वो सफलीभूत नहीं हुए हैं। आज भी जो है सुअर आपको खुले में चाहे सड़क पे चाहे जहाँ दिखने में आ जाएगी। तो ये समस्या है यहाँ पानी की और सड़क की और ये सफाई की। चलिए, लेकिन सफाई की समस्या से रोजगार का कोई वास्ता नहीं है, बुनियादी समस्याओं के हल का कोई वास्ता नहीं है। सफाई तो अब जो हम कचरा उत्पादन करने की हमारी संस्कृति हो गई है, तो इस समस्या का कोई स्थायी निदान निकले ऐसा मेरे को तो नहीं लगता। आप इंदू जी भाजपा नेत्री भी हैं, वो कांग्रेस की नेत्री भी हैं और शिक्षा से भी जुड़ी हुई हैं। महिलाओं के उत्थान के बारे में आप कैसे देखती हैं? खासतौर से शिवपुरी जिले की महिलाओं का उत्थान कैसे हो और उनका सुरुचिपूर्ण जीवन और निशंक जीवन, जैसे निडरता से वो रात में भी दिन में भी निकल सकें, आप कैसे उसको देखती हैं या क्या स्थिति पाती हैं? आदरणीय, अगर आप पर्सनली शिवपुरी ज़िले की बात कर रहे हैं, वैसे तो पूरे मध्य प्रदेश की हालत ही बहुत ख़राब है। महिलाओं के मामले में देखा जाए तो कोई सुरक्षा नहीं है, लेकिन अगर आप शिवपुरी ज़िले की भी बात करते हैं तो उनको सबसे पहले तो सुरक्षा दी जानी चाहिए, तब कहीं जाके उनके रोज़गार की बात हम कर सकते हैं। क्योंकि आज अगर वो सुरक्षित हैं तब वो रोड पर निकल सकती है और कहीं जाकर रोज़गार ले सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ महिला के साथ कोई भी दुष्कर्म हो जाता है, कुकृत्य हो जाता है, तेजाब उसके मुंह पर डाल दिया जाता है, दहेज प्रताड़ना की जाती है, सभी जगह होता है, शिवपुरी ज़िले में भी होता है कहीं ना कहीं, लेकिन उसकी सुनवाई प्रॉपर तरीके से नहीं की जाती है। सबसे पहले तो उसकी सुनवाई होनी चाहिए, उसको पेंडिंग कर दिया जाता है, और कहीं जहाँ सुनवाई हो जाती है तो वहाँ कोर्ट में पेंडिंग हो जाती है, तो ये कन्विक्शन नहीं होता उन लोगों के साथ।
सबसे बड़ी बात ये है। जी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। दूसरी बात यह है कि महिलाएं जब सुरक्षित महसूस करेंगी कि हम एक ही मुद्दे पे ध्यान देते हैं यहाँ महिलाओं के, मैं ये कहना चाहूँगी कि शिवपुरी ज़िले में भी वो स्थिति पैदा हो कि कार्यक्रम महिलाओं के लिए या बच्चियों के लिए जो किए जाते हैं जिम्मेदारी देने के लिए कि भाई आपको कैसे बचाव करना है, आपको कैसे करना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या अपनी व्यवस्था करनी है। इसके साथ दूसरे पहलू को ये देखना चाहिए, उन पुरुष वर्ग का भी एक कार्यक्रम करवाना चाहिए जिससे वो इन वारदातों को अंजाम ना दें। अगर वो पुरुष वर्ग का भी ये कार्यक्रम किया जाए, उनको समझाया जाए, तब कहीं जाके भी हमारी महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित फिर हो भी सकती हैं। ऐसा अनुभव हो रहा है और जो आंकड़े आ रहे हैं चुनावों के, वो आ रहे हैं कि महिलाएं सबसे ज़्यादा वोट जो कर रही हैं वर्तमान में वो भाजपा के पक्ष में कर रही हैं, केंद्र सरकार के भी पक्ष में और प्रदेश सरकार के भी पक्ष में। तो इन स्थितियों के बावजूद आपको जो विधानसभा चुनाव होना है अगले साल हमारे यहाँ, तो उसमें आपको क्या लगता है महिलाओं के वोट किधर जाएंगे? सर ये कहना बिल्कुल भी संभव नहीं है कि महिलाओं के वोट किधर जाएंगे, क्योंकि ये वोट तो मालूम ही नहीं है कहाँ जाते हैं ईवीएम मशीन से। सबसे बड़ी बात तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, मैं तो नहीं कहूँगी कि महिलाएं बीजेपी को वोट कर रही हैं पर्टिकुलरली, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है ज़मीनी स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक। तो मैं कैसे कह दूं कि ईवीएम जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो हमारे कांग्रेस में ही वो वोट डालेंगे या बीजेपी में वोट डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार होता है। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि महिलाएं भाजपा को ही वोट देती हैं हमेशा। ये तो चलिए, इंदू जी का मानना है कि यहाँ ईवीएम की मशीनों में वो गड़बड़ी होती है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जो महिलाएं हैं उनका वोट भारतीय जनता पार्टी को ही मिलता है और वो आगामी चुनाव को मिलेगा। आप युवा हैं और रोजगार की स्थिति से आप परिचित होंगे, क्योंकि शिक्षित बेरोजगार हैं, तो आप क्या पाते हैं, क्या स्थिति है रोजगार की शिवपुरी की? देखिए, शिवपुरी की अगर मैं बात करूं तो मैं पहले तो अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बात करूंगा। उनका घोषणा पत्र था जब चुनाव हुआ था, उन्होंने लाखों रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन वो ज़मीनी स्तर पर नहीं हुआ। वहीं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, उन्होंने युवाओं के लिए जो रोजगार प्रधानमंत्री युवा योजनाएं जो चलाई थी वो ज़मीन स्तर तक नहीं पहुंच पाई है। अगर हम बात करें उद्योग विभाग में, तो हम उद्योग विभाग में युवा जाता है, ज़मीनों को लेके जाता है, लेकिन उसमें भी धंधाली देखने को मिलती है। ज़मीनें कहीं और जो ऊंचा जो वर्ग है उनको मिल जाती है। तो लगातार जिस तरीके से सरकारी विभाग में जो भर्तियां भी आती हैं तो उसमें भी पेंडिंग बहुत हो जाती है, जिससे ओवर एज हो जाता है। अब बात करते हैं शिवपुरी में, तो शिवपुरी में जैसे कि आदरणीय यहाँ के जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने बताया कि किस तरीके की जो पुरानी पत्थर की ये सब थी वो आज ज़मीनी स्तर पर नहीं दिखाई दे रही है। तो वहीं युवाओं को मंच भी नहीं मिल रहा है। एक आइडिया होता है जो युवाओं को समझना चाहिए, मंच मिलना चाहिए और इन्वेस्टर मिलना चाहिए ताकि उनके आइडिया को मिले। शिवपुरी में मेरा कहना है युवा बहुत परेशान भी है और बहुत अच्छे युवा भी जहाँ से निकले हैं, कोई आईएएस बना है, कोई आईपीएस बना है और अच्छे उसमें हैं विभागों में, लेकिन परंतु जो कमियां सरकार के इस सिस्टम में देखने को मिल रही है उसकी वजह से युवा बेरोजगार है। इनका खास बात है कि इनका कहना है कि स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा हो। आप आईएएस आईपीएस कितने दे पाएंगे, इक्का दुक्का दे पाएंगे, उनसे सभी बेरोजगारों को तो रोजगार नहीं मिल जाएगा। तपन जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और जो नगर की समस्याएं हैं, जिले की समस्याएं हैं, उनको बड़ी निकटता से देखते हैं। तो जो समस्याएं हैं इनका विधानसभा चुनाव में क्या असर पड़ने वाला है, क्या अनुभव कर रहे हैं? देखिए प्रमोद जी, मैं आपको साफ कहना चाहूँगा, अभी जैसे सबने अपनी बात रखी, अपना पक्ष रखा। श्री प्रकाश जी ने जैसे किसानी पे उठाया, धैर्यवर्धन जी ने किसानी को, तो सरकार चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, इनको सबसे पहले अपने क्षेत्रों को टारगेट करना पड़ेगा कि ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ये एग्रीकल्चर कॉरिडोर है। ये क्षेत्र का अगर वो सही से एक तरीके से बंटवारा कर लें तो मेरे हिसाब से पूरे प्रदेश क्या पूरे देश में कहीं भी कोई बेरोजगारी की समस्या नहीं रहेगी। ये समस्या जो बेरोजगारी और महंगाई है तभी बढ़ती है, सरकार के कहीं ना कहीं सिस्टम फेल हो जाते हैं क्षेत्र को टारगेट करने में कि ये क्षेत्र आखिर किस चीज़ के लिए ज़्यादा इसको आगे ले जा सकता है। अब आप अपनी शिवपुरी जो क्षेत्र है, शिवपुरी जिला जो है, ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे किसानी भी अच्छी है और जैसे पत्थर की बात करी वो भी अच्छी है। तो सरकार एक ऐसा लेके आए, कुछ ऐसी परियोजना लेके आए कि एक एग्रीकल्चर कॉरिडोर भी बन जाए और एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बन जाए, तो इससे विकास तो क्षेत्र का अपने आप होगा। और सबसे बड़ी बात है, इस जिले से अन्य राज्यों की सीमा बहुत जुड़ती है, तो ये बहुत बड़ा एक अपने लिए पॉजिटिव पॉइंट है, प्लस पॉइंट है इस क्षेत्र के लिए। ये सरकार को राजनीतिक रोटियां ना सेकते हुए इसको विकास पे ध्यान देते हुए और अलग अलग मुद्दों को जो हैं मुद्दे, जो लोकल मुद्दे हैं, उन पे ध्यान दिया जाए। तपन जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की है कि शिवपुरी में औद्योगिक दृष्टि से चूँकि खदानें हैं तो बड़ा रोजगार यहाँ निकल सकता है और कृषि भी यहाँ की बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है। तमाम तरह की फसलें पैदा हो रही हैं,
लेकिन उनको वर्गीकृत करके नहीं देखा जा रहा है। यदि उनको वर्गीकृत करके देखा जाए और उसी तरह के उपादानों से जोड़ा जाए तो शायद नीचे के व्यक्ति को, आम आदमी को ज़्यादा लाभ मिलेगा। धैर्यवर्धन जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? ये बहुत सारी परिस्थितियां इन सब परिणामों के लिए जिम्मेदार हैं। अभी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री प्रकाश शर्मा जी ने मूंगफली का हवाला दिया था कि शिवपुरी की मूंगफली बड़ी नामचीन थी और करेरा, बैराड़, पिछोर की मूंगफली के नाम से पूरे भारत में उसकी डिमांड होती थी। पर मुझे लग रहा है कि सबके सब अधिक उत्पादन पर उतारू हो गए। अब धीरे धीरे वो जो क्वालिटी वाला बीज है उसका रोपण ही कम हो गया, उसका बीजारोपण कम हो रहा है। उसकी जगह जो जल्दी फसल तैयार हो, ज़्यादा मात्रा में फसल तैयार हो, तो उसकी क्वालिटी कई राज्यों की मूंगफली की तुलना में थोड़ी कमज़ोर हुई है, ऐसा मेरे तमाम व्यापारी मित्रों ने मुझे बताया है। तो ऐसे बहुत सारे कारण बन रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यों का निर्धारण होने लगा है। डिमांड किस वर्ष, किस सीजन में किसकी ज़्यादा है, वो यदि उपलब्धता कम है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। ये जो परेशानियां जनता अनुभव कर रही है, खास चाहे वो कृषि क्षेत्र के लोग हों, चाहे औद्योगिक क्षेत्र के लोग हों और चाहे शिक्षित बेरोजगार हों, तो वो आप इस चुनाव में क्या असर डालेंगे? आप चूँकि गहराई से भाजपा से जुड़े हुए हैं और अनुभव कर रहे होंगे, तो आप क्या अनुभव बोलता है आपका? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार हर ज़िले में उसकी जो खासियत है उसके अनुरूप रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए, चाहे कृषि आधारित मामला हो, चाहे उद्योग हो, उन पर उनका ध्यानाकर्षण है। हमारे यहाँ विकास की मसीहा श्रीमती यशोधरा राजे जी बहुत ताकतवर नेत्री हैं। शी इज़ मच कैपेबल देन अदर सो मैनी मिनिस्टर्स। वो बहुत सक्षम है और उन्होंने शिवपुरी को बहुत विकास के पथ पर बहुत तीव्र गति से दौड़ा दिया है। उसके परिणाम बहुत जल्दी मिलेंगे। लेकिन रोजगार तो कहीं भी दिखाई नहीं देता। श्री प्रकाश जी, आप लंबी यात्रा है आपकी नेता के रूप में, तो रोजगार आप कहाँ पा रहे हैं? हाँ, यहाँ बड़े बड़े नेता हैं, यशोधरा राजे सिंधिया हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, लेकिन रोजगार कहीं दिखाई नहीं देता और युवा जो वर्ग है वो बहुत परेशान है। आप क्या लगता है कि जो बेरोजगारी मुद्दा बनेगी चुनाव का? स्वर्गीय सिंधिया और वर्तमान सिंधिया और वर्तमान हमारी मंत्री, ये तीनों उद्योग विभाग भी संभाल चुके हैं। जी बिल्कुल। लेकिन एक भी उद्योग स्थापित हुआ हो तो कोई बताए। हमारे यहाँ जो कृषि उत्पादन है उसको अगर हम ढंग से व्यवस्थित करके ऊपर सप्लाई कर सकें। अब यहाँ तो एलोवेरा बहुत होता है, उसका पल्प दुनिया भर में डिमांड है, लेकिन मिलता कहाँ है पैसा? ये अभी जैसे कहा कि तमाम लोग ज़्यादा उत्पादन करने लगे, इसलिए एमएसपी नहीं है। लोगों को कलदार चाहिए, कलदार से ही घर में सारे सुख आते हैं। ये कलयुग है। अगर पैसा नहीं है, आप कितने योग्य बने रहें, कितने ही बड़े साहित्यकार, पत्रकार, कुछ भी बने रहे, नेता बने रहे, पैसा नहीं है तो आप आज के युग में 2 कदम नहीं चल सकते। आज हमारे युवाओं को रोजगार चाहिए। खेती में मिलता क्या है? मैंने 30 साल खेती की है, मैं जानता हूँ खेती में मिलता क्या है। पेट भरना है केवल खेती में। आप चाहो बच्चों का भविष्य बना लें, आप चाहो अच्छी चिकित्सा सुविधा आपको मिल जाए, घर में सुख के साधन हो, खेती से संभव नहीं है। आपको दूसरे धंधों को अपनाना ही होगा। श्री प्रकाश जी बहुत सही बोल रहे हैं और कांग्रेस के वो जिला अध्यक्ष हैं। और ख़ास बात यह है कि माधवराव सिंधिया जी के साथ वो कांग्रेस में आए और एक लंबे समय उन्होंने राजनीति की, लेकिन उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि माधवराव सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया और यशोधरा राजे सिंधिया जो शिवपुरी की वर्तमान विधायक हैं, तीनों ही उद्योग मंत्रालय संभाल चुके हैं। इसके बावजूद एक भी उद्योग शिवपुरी में स्थापित नहीं हो पाया। ऐसे में हम ये मान सकते हैं कि जो हमारा राजनीतिक नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर रहा है और इस वजह से शिवपुरी में कोई उद्योग धंधे नहीं लग पाए और बेरोजगारी लगातार बढ़ती चली गई। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो 23 में चुनाव होने जा रहा है उसमें निश्चित रूप से बेरोजगारी एक मुद्दा रहेगी और निश्चित है कि हम अपने स्थानीय संसाधनों को मजबूत करें कि जिसमें कि कृषि है और खदानें हैं, पत्थर खदानें। यदि वो मजबूत होंगी तो यहाँ स्थानीय स्तर पर रोज़गार मिलेंगे और कम से कम लोगों की आजीविका, रोजी रोटी स्थानीय स्तर पर ही ठीक से चलेगी। क्योंकि अब जो हम देख रहे हैं कि बाहर जो आईटी का जो क्षेत्र था वो भी अब लगातार कमज़ोर रूप में देखने में आ रहे हैं। शिवपुरी से मैं प्रमोद भार्गव, एमपी तक के लिए। धन्यवाद।